साथियों, जरा सोचो, एक दिन सुबह सुबह आप उठते हो, अपना बैंक का ऐप खोलते हो और उसमें लिखा हुआ आता है सर्विस टेम्पररीली अनअवेलेबल। अब दोबारा ट्राई करते हो, दोबारा भी सेम रिजल्ट आता है। ना आपको बैलेंस दिख रहा है, ना आप ऐप लॉगिन कर पा रहे हो। अब क्या है कि आपका पैसा, आपका मेहनत, आपका सेविंग सब उसी बैंक में है और अब बैंक ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। हम उसे ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पा रहे, ना ही कोई स्टेटमेंट दिख रहा है, ना ही कुछ खुल रहा है वहाँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर बैंक फेल हो गया तो क्या आपका पूरा पैसा डूब जाएगा या सिस्टम में कुछ प्रोटेक्शन है, कुछ फायदे मिलेंगे आपको। आज इस वीडियो में साथियों हम लोग इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि बैंक फेलियर का मतलब क्या होता है। बैंक को कब मानते हैं हम लोग कि बैंक फेल हो गया। बैंक फेल तब माना जाता है जब बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं वापस कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि बैंक का तो काम ही है डिपॉजिटर्स से पैसे ले करके अपने पास रखना और लोन्स वगैरह देना, फिर बैंक क्यों नहीं पैसे वापस कर पा रहा है भाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक का जो कोर बिजनेस है वो डिपॉजिट लेना और उसके साथ साथ लोन्स देना। बैंक एक्चुअल में कमाती है लोन्स दे करके। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि बैंक ने अगर ऐसे लोन्स दे दिए ना जो बहुत ही ज्यादा बैड लोन्स है, जिनका रिकवरी ही नहीं हो सकता है, सब बैड डेट्स में चला गया, बहुत ज्यादा एनपीए उस बैंक में आ गया है। मतलब बैंक ने तो लोन दिया, ऐसा लोन दिया अब जिसका रिकवरी ही नहीं हो सकता है। या, या फिर अगर बैंक का मैनेजमेंट खराब है, बैंक के मैनेजमेंट ने कुछ मैनिपुलेशंस किए हैं और उन पैसों को कहीं पे वो पार्क करने की कोशिश करी है, कुछ ऊंच नीच करा है भाई बैंक वालों ने। इस सिनेरियो को ही कहते हैं कि अब ये बैंक फेल हो गया है। अब जब बैंक पैसा दे नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंकों का एक बाप है जिसको आरबीआई कहते हैं। आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा कि भाई सारा तथ्य को देखा जाए कि आखिरकार ये सिनेरियो आया क्यों और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये चीज हो पाया कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स को ही पैसे नहीं दे पा रहा है जितना डिपॉजिट उसने रिसीव किया था। तो अब क्या होगा, अब आरबीआई पूरा बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है, उसको मोरेटोरियम पीरियड में डालेगा, उस पे तहकीकात करेगा, ऊपर नीचे जो भी है वो अपना अपना दिमाग लगाएगा भैया। लेकिन ये तो सबको पता है कि बैंक तो डूब ही चुका है अब हमारे और आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे आपके लिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिटर्स को सरकार की तरफ से एक इंश्योरेंस भी होता है कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और वो बैंक डूब जाता है तो सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का आपका जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो इंश्योर्ड करता है कि हम आपको वापस देंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैंक में 3 अकाउंट खुलवाया है, एक सेविंग्स अकाउंट है, एक रिकरिंग डिपॉजिट है और एक फिक्स डिपॉजिट है, तीनों मिला करके आपका इन्वेस्टमेंट उस बैंक में, मतलब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट जो भी आप बोलो, डिपॉजिट बोल लेते हैं, आपका डिपॉजिट उस बैंक में 6 लाख रुपए का है टोटल मिला के। तो अगर बैंक फेल हो गया तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख एज अ इंश्योरेंस देगी कि ठीक है भैया, आपका 6 लाख रुपए इसमें पड़ा हुआ था तो 5 लाख तो प्राइम आपका क्लेम बनता है भैया, आप 5 लाख रुपया लेकर के जाओ, कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात यहाँ नहीं है। अब बच गया 1 लाख रुपया। वो 1 लाख रुपए के लिए आपको एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा बैंक में। अब क्या होगा ना, आगे बैंक के असेट्स को नीलाम किए जाएंगे, बैंक के सारे चीज़ों को लिक्विडेशन प्रोसेस में डाला जाएगा, या फिर अगर कोई इस बैंक को खरीद रहा है तो वो अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करवाएगा, इवेल्युएशन करेगा कि बैंक में अच्छे लोन्स कितने हैं, अच्छे एसेट्स कितने हैं, बैड लोन्स कितने हैं, बैड एसेट्स कितने हैं। ये सारा चीज़ को असेस करके एक निकाला जाएगा अमाउंट कि ठीक है भैया, इतना अमाउंट है जो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी सारे लोगों को, जितने भी बैंक के क्रेडिटर्स हैं, फलाना ढिमकाना जो भी लोग हैं। आप भी अब उन्हीं कैटेगरी में आ गए हो दोस्तों। अब ये 1 लाख रुपया आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में बाकी सारे क्रेडिटर्स को मिलेगा, रिगार्डलेस कि ठीक है आपका 1 लाख अब उसमें बच रहा है या 5 लाख बचा हुआ है या 15 लाख बचा हुआ है या 20 लाख रुपया बचा हुआ है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और एग्जांपल से अब आप इसको समझो कि आपका किसी बैंक में डिपॉजिट है टोटल 20 लाख रुपए का। उस 20 लाख रुपए में से सरकार आपको 5 लाख रुपए का गारंटी देती है कि ठीक है भैया, 5 लाख रुपए आपका जो है वो आपका इंश्योरेंस मिलेगा, यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
रिमेनिंग 15 लाख रुपया के लिए आप एज अ क्रेडिटर बन जाओगे। बाकी और भी तो लोन्स में, और भी तो बैंक में डिपॉजिटर्स हैं, और भी तो बैंक की लायबिलिटीज हैं जिनको पेमेंट करना है। उनके इन्वेस्टर मतलब उनके और अदर क्रेडिटर्स हैं, उनके पास और भी बहुत सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो आप अब उन्हीं सब कैटेगरी में चले जाओगे और फिर वहाँ से आपको जितना रिकवर हो सकता है उतना रिकवरी मिलेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि बाकी जो रिमेनिंग 15 लाख है वो 15 का 15 आपको मिल ही जाएगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 आपको मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब देखो साथियों, इसके बाद अब तो अपने को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका हार्ड एंड मनी है, अगर आप अपने जीवन की सारी कमाई बैंक में रख कर के सेफ रखना चाहते हैं, तो आपको आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मान के चलो जैसे आपके पास 50 लाख रुपए है, तो आप 10 बैंक में अकाउंट खुलाओ, 5-5 लाख रुपए का एफडी करो। 10 बैंक तो एक बार में डूबेगा नहीं, अगर डूब भी गया तो भैया आप तो इंश्योर्ड हो, आपको आपका 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। अगर एक बैंक में रखोगे आप, तो रिस्क तो है दोस्तों। तो बहुत लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन में आते हैं कि मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है, इसका मतलब है वो तो फिक्स्ड है भैया, उस वो तो मेरे को वापस मिलना ही मिल रहा है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये जो इंश्योरेंस है 5 लाख रुपया का ना, ये एज अ डिपॉजिटर इंश्योरेंस है, एज अ अकाउंट नहीं है कि सेविंग अकाउंट का अलग मतलब इंश्योरेंस है, एफडी अकाउंट का अलग है, नहीं, एज अ डिपॉजिटर। अगर मैं एक XYZ बैंक में मेरा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट भी है, रिकरिंग अकाउंट भी है, और प्लस मेरा फिक्स डिपॉजिट भी है, तीनों मिला करके अगर मेरा 5 लाख रुपया तक का है तो मेरे को 5 लाख वापस मिल जाएगा। अब अगर मेरा एफडी उसमें 10 लाख का है, बाकी चीज 3 लाख का है, तो 13 लाख का इन्वेस्टमेंट, 13 लाख का डिपॉजिट में भी मेरे को इंश्योरेंस 5 लाख का ही है। बाकी के लिए मैं एज ए क्रेडिटर बनूंगा। उस बैंक के हिसाब से जितना में कोई उस बैंक को खरीदेगा, उसका जो पेमेंट होगा, उसका जो पैसा होगा, उसको जो बांटा जाएगा, उसमें जो हिस्सा मेरा बनेगा वो मुझे मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा पूरा हिस्सा हमको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।